जय श्री राम आप सभी को। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट का होगा। और ये सीरीज बेसिकली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट बीपीएससी टीआरई 3 देने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए तो सक्षमता परीक्षा तो मतलब अभी जो फेज 1 हो रहा है इसके लिए नहीं, फेज 1 तो अब करीब लगता है आज से कल में खत्म हो जाएगा। फेज 2 के लिए बेसिकली, क्योंकि सक्षमता परीक्षा में भी अभी 5 फेज होने हैं, मतलब 5 फेज होने थे जिसमें से एक फेज हो रहा है अभी, और अभी 4 फेज और बचे हुए हैं। ठीक है, टीआरई 3 है आपका। तो टीआरई 3 और सक्षमता परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज सोचा कि स्टार्ट करूं, क्योंकि पिछला लेक्चर जो मैंने आप लोग का लिया था उसमें मैंने बताया था कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जबकि हिस्ट्री में बहुत कुछ नहीं पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का तो अगर पार्ट आप करोगे, बाइफरकेट करोगे, तो ये तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपका मोस्ट कॉमन जो है 3 पार्ट आपका है। आपका एंशिएंट होता है जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, मिडाइवल है मध्यकालीन, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, तो उसमें भी आपका ऑलरेडी बताया गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट तो आपका यही है, तो आपको लग सकता है कि बहुत छोटा है, तो रिलेटिवली आप समझ लो कि मतलब सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा, हिस्ट्री का जो दायरा है बहुत बड़ा है, उसको रिलेटिवली छोटा तो कर दिया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल का आता है और थोड़ा डीप स्टडी आपको इसमें करना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ आंदोलन का कुछ कुछ डेट्स याद करके चले जाओ और उससे काम हो जाएगा, उससे काम नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको उसमें मेहनत करना होगा। ठीक है, बना तो मैं इस लेक्चर को रहा हूँ आपका सक्षमता परीक्षा और टीआरई 2 को ध्यान में रखते हुए, बट इसका कहीं से ही मतलब नहीं है कि और दूसरे एग्जाम्स के लिए नहीं है। इस लेक्चर का आपको फायदा हर एग्जाम में मिलेगा। इस लेक्चर का फायदा आपको दुनिया के हर एग्जाम में, जो भी वनडे एग्जाम है। ठीक है, वनडे एग्जाम का बात कर रहा हूं मैं यूपीएससी बीपीएससी की बात नहीं कर रहा, मतलब बीपीएससी जो सिविल सर्विस का होता है उसका बात नहीं कर रहा, और ना ही मैं आपका यूपीएससी वगैरह का, मतलब जो भी स्टेट पीसीएस या उससे ऊपर के लेवल का एग्जाम है उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ आपका वनडे एग्जाम, जैसे आपका एसएससी होता है, बैंकिंग होता है, रेलवे होता है, अभी आपका ये जो बीपीएससी टीआरई है, टीआरई वनडे एग्जाम ही है, सक्षमता परीक्षा वनडे एग्जाम ही है, तो ये सारा वनडे एग्जाम। ठीक है, बहुत सारा गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम होता है, तो आई गारंटी यू दैट इससे बाहर तो नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, जो भी होगा इसके अंदर में ही होगा, इससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। ओके, और आज आपका लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर को पूरा देखेंगे। ठीक है, मैं बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कि लेक्चर को छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पार्ट बाई पार्ट करके लाया जाए, और एक पूरे सीरीज में लेक्चर चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस लेक्चर को आप लोग कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देखने के बाद इसको जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, खासकर टीचर्स कम्युनिटी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप, सक्षमता परीक्षा तो सबको पास होना है, सक्षमता परीक्षा में तो कोई वैसा हम्म, ऐसा क्राइटेरिया तो है नहीं कि आपको मेरिट लाना है और आपको किसी को पीछे किसी को आगे इस तरीके का होना है। सबको बस उसमें पास कर जाना है, तो उसके लिए है ये। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना सबका भला होगा। ओके, सो चलिए फिर ज्यादा लेट ना करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, जैसे आपका जो सिलेबस है उसमें आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, ये आपको पढ़ना है, इसी को आप हिंदी में बोल सकते हो। ओके, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बेसिकली आपको ये देखना है। देखो, थोड़ा सा हिंदी मेरा वीक है, आप लोगों को सबको पता है अच्छे से। मैं हिंदी में बोल दूंगा, कोशिश करूंगा कि कुछ शब्द मैं जो जानता हूँ वो मैं लिख दूंगा हिंदी में। ठीक है, तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप देखो, पढ़ने वाले कैसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं सर हिंदी में इंग्लिश, ये नहीं करे। अगर आपको नॉलेज लेना है तो ऊपर से आप, मैंने बोला ना अभी, मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ टीचर्स पे,
ये बेसिकली उन लोगों के लिए है लेक्चर जो टीचर बनना चाहते हैं। तो टीचर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको जानना ही होगा, ठीक है। उतना कायदे से उतना मेरे को ही मालूम है, मैं जितना होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। थोड़ा वीक है, वीक कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कुछ मैंने लिखा और वो थोड़ा गड़बड़ हुआ तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको पास ऑन करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, लेकिन बस समझने लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। आपका सिलेबस जो है, सिलेबस में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है, लेकिन बात ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाकर आगे बढ़ जाऊं तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और हम लोग को कोशिश करना है कि कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि मैंने अभी बोला ना कि आपका कोई भी एग्जाम हो तो उसमें ये आपको फायदा करेगा। मैं भले ही TRE 2 और सक्षमता परीक्षा जो हो रहा है उस पर फोकस ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आपका ये किसी और एग्जाम में मदद नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने से पहले अगर हम लोग कुछ इसके पीछे की चीजों को जान जाते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन होगा वो बहुत बेटर होगा और हम लोग को चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। जैसे मान लो कि अगर आपको इस बिल्डिंग का, एक मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, घर मान लो, सिंपल सा मान लो कि एक घर है, ठीक है, ये घर है और इस घर घर यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको दिख तो ये रहा है, लेकिन ये घर बनाने से पहले इसका नीचे में बेस तैयार किया जाता है, इसका नीचे में बेस तैयार किया जाता है। और जितना मजबूत ये बेस होगा, जितना मजबूत ये बेस होगा उतना मजबूत ये घर होगा, उतना मजबूत ये घर होगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा फाउंडेशन अपना स्ट्रांग कर लें, नहीं, थोड़ा सा हम लोग अपना बेस स्ट्रांग कर ले। तो फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं, ठीक है। आखिर हम लोग जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहने का मतलब जो भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ। किसके लिए आंदोलन हुआ? तो स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, तो अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था भारत। अब ये अंग्रेज कौन थे, कैसे अंग्रेजों ने हमें अधीन बना लिया, ठीक है, क्यों हम लोग अधीन बन गए, अंग्रेजों के गुलाम कैसे बन गए? क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं, अंग्रेज तो यूरोप से हैं, यूरोपियंस होते हैं। तो वो यूरोप से आके भारत में और फिर हमको गुलाम कैसे बना लिए? तो थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि आपका पीछे का अगर आप लोग को पता होगा तो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगी और आपका फाउंडेशन उतना ही स्ट्रांग होगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये सारी चीजों का जानकारी होना थोड़ा आप लोग को जरूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपियंस के भारत में आने से, कि भारत में यूरोपियंस कब आए, कैसे आए, किस लिए आए, किस तरीके से उन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ पे अपना बिजनेस को बढ़ाया, बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते कैसे उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया, गुलाम बनाना शुरू कर दिए और गुलाम बना लिया, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल सकते हो, क्या हेडिंग डालोगे? भारत में अगर मेरे साथ साथ आप लोग इसको करते चलोगे
तो हिस्ट्री आपको बहुत मजेदार लगने लगेगा, हिस्ट्री का सारा डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में इसको हम लोग करते चलें। तो आप लोग मुझ पे भरोसा रखो और जिस तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ उस तरीके से बस आप पढ़ते चलो, एकदम आपका सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा बढ़िया से हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा और मजा आने लगेगा जानने को। आपको जिज्ञासा होगा कि अच्छा ये हुआ तो इसके बाद और क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। और हिस्ट्री पढ़ने का तरीका भी वही है, थोड़ा सा अगर आप पढ़ने में ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा अगर आप उसको सोचने में ध्यान लगाएंगे और वो फिर आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो बात करते हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारण कि भारत में यूरोपियन कंपनीज के आने का कारण क्या था। कारण बोलो या रीजन। ठीक है, भारत में जनरली लोग बोलते हैं कि भारत में यूरोपियन कंपनी का आने का एक रीजन था क्या, बिजनेस, बिजनेस, व्यापार करना। ठीक है, क्या था, व्यापार करना। बट एक और रीजन था, एक और रीजन था उनको अपना रिलीजियस प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना था, या फिर आप बोल सकते हो रिलीजियस प्रोपोगेशन, अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, ये भी उनको करना था। ठीक है, तो ये दो मेन कारण हैं जिस कारण से यूरोपियंस हमारे कंट्री में आए। और यूरोपियंस जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान दो, मैं यूरोपियंस की बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजों की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अंग्रेज, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश, ब्रिटिश तो बाद में आते हैं, सबसे पहले ब्रिटिश भारत में नहीं आए हैं। सबसे पहले भारत में कौन आए हैं, तो सबसे पहले भारत में आने वाले आपके पुर्तगाली थे, सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। तो अगर एक क्रम से मैं बताऊं, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद फिर डच आए और डच के बाद फिर ब्रिटिश आए थे। ठीक है, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिशर्स के बाद फिर डेनिश लोग आए, फ्रांस के भी लोग आए थे, फ्रेंच लोग। तो अगर एक क्रम से अगर आपको मैं लिखवा दूं, मतलब एक ऑर्डर वाइज अगर आप जानना चाहो तो देखो क्रम इनका ये है, आप इसको लिख सकते हो, भारत में यूरोपियन के आने का क्रम। देखो फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं थोड़ा आप लोग को ज्यादा लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा तरीके से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्लास से मैं क्या करूंगा, या फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम, आप लोग उसको समझ के उसी हिसाब से अपना नोट्स तैयार करेंगे। नोट्स आपको बनाना है कि नहीं बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज कि जब बनाएंगे अगर आप नोट्स तो उसको अपने हिसाब से बनाएंगे, आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, करेंगे मेरा, आप अपने हिसाब से बनाएंगे। सबका नोट्स अपना होता है, बनाने का तरीका अपना होता है, और कहीं ना कहीं वही नोट्स आपको, या फिर आपका जो तरीका है, आपका तरीका ही आपको सफल कराएगा। आप किसी का कॉपी पेस्ट करोगे तो उससे आपको सफलता मिलने का चांसेस न के बराबर है। आप ये मत सोच लेना कि अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो मेरे को ज्यादा सफलता मिल जाएगा, नहीं, इस भ्रम में मत रहना। तो ध्यान से देखिए, इसके अगर आपसे क्रम पूछा जाए कि भारत में यूरोपियंस के आने का क्रम क्या था, भारत में सबसे पहले आपके आए थे पोर्टुगीज। पोर्टुगीज कहने का मतलब है पुर्तगाली, स्पेलिंग आप लोग मिला लेना। पोर्टुगीज के बाद अगर देखा जाए तो पोर्टुगीज के बाद आपके आए थे डच। ठीक है, डच के बाद आपके आए थे ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिशर्स आगे जाके हम लोग के ऊपर कब्जा कर लेंगे वो। उसके बाद डेनिश लोग भी आए थे। डेनिश कहने का मतलब डेनमार्क के लोग। ठीक है, डेनिश कहने का मतलब डेनमार्क। और उसके बाद आपके फ्रेंच लोग भी आए थे। फ्रेंच कहने का मतलब फ्रांस के लोग। ठीक है, पोर्टुगीज कहने का मतलब है, आप इसको लिख सकते हो पुर्तगाली।
हिंदी में इसको डच कहते हैं। ब्रिटिश को तो आप जान ही रहे हैं, ब्रिटिश को ब्रिटिश कहा जाता है। ठीक है। डेनिश लोग जो हैं आपके, डेनिश 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 लिखाता है इस तरीके से। ठीक है। और आपके फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, फ्रेंच कहने का मतलब फ्रांस के लोग। यही आपका सही ऑर्डर है। नंबर 1 पे आपका पोर्टुगीज, नंबर 2 पे डच, नंबर 3 पे ब्रिटिश, नंबर 4 पे डेनिश और नंबर 5 पे फ्रांस। ये देखो, ये यूरोपियंस के आने का क्रम है। मैंने क्या बोला आपको, आप यहाँ ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने क्या बोला कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ यूरोपियंस कमिंग इन इंडिया। ठीक है। यूरोपियंस के आने का क्रम है ये यूरोपियन कंपनीज स्टैब्लिश करने का क्रम नहीं है। अगर मैं बात करूं, इसी में मैं थोड़ा सा फेरबदल कर दूं कि भारत में यूरोपियन कंपनीज स्टैब्लिशमेंट, ठीक है, मतलब भारत में यूरोपियन के कंपनी का स्टैब्लिशमेंट। यूरोपियन कंपनीज स्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर यूरोपियन कंपनीज का स्थापित मतलब कंपनी जो स्थापित हुए, तो स्थापित किस ऑर्डर में हुए, तो उसमें आपको सबसे पहले लिखना होगा पुर्तगाली। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनी स्टैब्लिश हुई। और अगर आप पूछेंगे कब, पुर्तगाली कंपनी आपका करीब करीब 1500 में स्टैब्लिश हुआ। 1498 में आपको पता है वास्को डी गामा आया था। ठीक है। तो 1400 से 1500 के आसपास मान लो कि ये कंपनी स्टैब्लिश हुई। ओके। इसके बाद आते हैं आपके अंग्रेज लोग, जिनको आप ब्रिटिशर्स कहते हैं, अंग्रेज। ओके। अंग्रेज अंग्रेज कब आए थे, तो अंग्रेज याद करना 31 दिसंबर 1600। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को आपके अंग्रेज आए थे, माने अंग्रेज कंपनी स्टैब्लिश हुई। अंग्रेज आए थे वो डेट भी आप कह सकते हो, कंपनी स्टैब्लिशमेंट का डेट का हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है। हालांकि आगे मैं बताऊंगा आपको कि अंग्रेज आए थे 1608 में, मतलब वहां पे इनको फरमान मिल गया था इस दिन रानी के तरफ से। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजों को फरमान मिल गया था कि जाके आप इंडिया में कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। और एक्चुअली जब अंग्रेज आए थे ना, तो वो एक कंपनी आई थी। आगे चल के लेक्चर में मैं आपको उस कंपनी का नाम बताऊंगा। ठीक है। तो पुर्तगाली हुआ, अंग्रेज हुआ, अंग्रेज के बाद फिर डच लोगों ने स्टैब्लिश किया, और डच ने करीब स्टैब्लिश किया है 1602 में। ठीक है। डच के बाद आपके डेनिश लोगों ने अपना कंपनी स्टैब्लिश किया भारत में, और इन्होंने किया करीब करीब 1616 के आसपास। ठीक है। और फिर सबसे लास्ट है आपका फ्रांस। फ्रांस, और या फिर बोल सकते हो आप फ्रेंच लोग। ठीक है। फ्रेंच लोगों ने करीब करीब कंपनी जो इस्टेब्लिशमेंट किया है वो 1664 के आसपास किया है। ठीक है। तो यही आपका ऑर्डर है कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का। ध्यान दो, कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर अलग है और आपका आने का क्रम अलग है। जैसे अगर हम लोग देखें पहले, तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आने के क्रम में क्या है। आने के क्रम में पोर्टुगीज नंबर 1 है और सेकंड डच है। डच सेकंड नंबर पे है, ब्रिटिशर्स थर्ड नंबर पे हैं। ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें कंपनी स्टैब्लिशमेंट का, तो कंपनी स्टैब्लिशमेंट करने में पुर्तगाली तो ठीक है, पुर्तगाली नंबर 1 पे है, लेकिन अंग्रेज सेकंड नंबर पे हैं, डच थर्ड नंबर पे चले गए, और डेनिस और फ्रांस के लोग जैसे आए थे, फ्रेंच लोग जैसे आए थे, वैसे ही स्टैब्लिशमेंट उनका हुआ। ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग को पीछे की चीजों को जानना बहुत जरूरी है। अभी पहले भी मैंने कहा कि पीछे का आप मतलब जितना बढ़िया आपका बेस होगा, जितना मजबूत आपका फाउंडेशन होगा, उतना बढ़िया आपका बिल्डिंग हो। तो फाउंडेशन अगर आपका बढ़िया नहीं है तो बिल्डिंग तो कभी भी ढह सकता है।
नीचे आपका जैसे इंसान है, इंसान का पैर अगर मजबूत नहीं है तो ऊपर शरीर आप बना के जिम में जाओ और पूरा एकदम शरीर इतना बड़ा बना लो और नीचे पैर ही मजबूत नहीं, जिसको चिकन लेग्स कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जो भी जिम वगैरह से अगर थोड़ा बहुत भी जाते हैं तो चिकन लेग्स का एक कॉन्सेप्ट है। चिकन लेग्स आपने सुना होगा, पैर रहता है सूखा पतला और ऊपर से बंदा अपने आप को एकदम बिल्ड कर लेता है, ठीक है। तो फिर कितना दिन चलेगा, ऊपर आपका वजन बढ़ते जा रहा है और नीचे आपका पैर में जान ही नहीं है। पता चला कि उचक उचक के चलना शुरू कर देंगे, या फिर हो सकता है कुछ और भी दिक्कत हो जाए आगे, जैसे उम्र बढ़ेगा। ज्यादातर यही होता है, आगे उम्र बढ़ने पे क्या होता है, फिर नी आपका घुटना जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ऊपर आपका वजन अच्छा है तो नीचे। तो इसीलिए फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। दिक्कत यहीं पे आती है, फाउंडेशन नहीं होने के कारण ही लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा पुर्तगाली लोगों के बारे में बात करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए या फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पोर्टुगीज या फिर पुर्तगाली लोग। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पुर्तगालियों के बारे में देना है कि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पोर्टुगीज, ठीक है, पहला पोर्टुगीज कौन था, पहला पोर्टुगीज। और अभी आप लोग को मैंने बताया क्या, अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे। तो फर्स्ट पोर्टुगीज के साथ साथ, मतलब पहला पुर्तगाली के साथ साथ पहला यूरोपियन भी पूछता है कभी कभी, कि पहला यूरोपियन या पहला पुर्तगाली कौन था जो इंडिया के तरफ आया था, ठीक है। ध्यान देना, अब यहाँ पे दो बात है। लोगों से जनरली पूछो कि पहला पुर्तगाली जो भारत आया था, तो लोग बोलते हैं वास्को डी गामा, ठीक है, जो कि सही है, वास्को डी गामा ही था। लेकिन उससे पहले भी एक यात्री इधर आया था, हालांकि वो भारत पहुंच नहीं सका। लेकिन अगर पहला पुर्तगाली सिर्फ पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहला पुर्तगाली या पहला यूरोपियन जो भारत के तरफ आया था, ठीक है, फर्स्ट पोर्टुगीज और यूरोपियन, पोर्टुगीज बोले यूरोपियन बोले दोनों का आंसर यही होगा, क्योंकि यूरोपियंस ही मतलब जो पोर्टुगीज हैं वो यूरोप में ही रहते हैं, तो यूरोपियन तो है ही, और सबसे पहले पोर्टुगीज ही आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पोर्टुगीज पूछे, यूरोपियन बोले, दोनों का यही है। तो पोर्टुगीज हो गए, यूरोपियन हो गए। टुवार्ड्स इंडिया, भारत के तरफ आने वाला, टुवार्ड्स इंडिया, बट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो केम, जो भारत की तरफ आया बट वो अनसक्सेसफुल रहा, वो पूरा अपने जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाया बेचारा, ठीक है, वो अपने जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो वो आया था आपका 1487 में, 1487 में, जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। क्या नाम था, तो बार्थोलोमियो डियाज। स्पेलिंग देख लेना, मे भी हो सकता है स्पेलिंग आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। आपने अफ्रीका का मैप देखा है, अफ्रीका का मैप कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और आपका भारत ये एशिया इस तरफ है, जहां पे आपका भारत यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके का भारत आपका यहाँ है। तो इसमें, और यूरोप आपका कुछ इस जगह पे है, बार्थोलोमियो डियाज जहां मैंने लिखा है यहाँ यूरोप, यहाँ मान लो यहाँ पे, रुक जाओ एक सेकेंड। यूरोप आप अपना इस जगह मान लो। तो ये बंदा यहाँ से चला और इस तरफ से आ रहा था सी रूट से, समुद्र के रास्ते। लेकिन यहाँ आते आते ये एक पॉइंट आता है आपका, यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंट था, वो जो साउथ, जहाँ पे आपका ये क्या है, ये साउथ अफ्रीका है आपका, इस जगह पे क्या है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के इस पॉइंट पे आके ये रुका और यहीं से ये वापस लौट गया था। इस पॉइंट का नाम है केप ऑफ गुड होप्स,
ओके, इसका इस पॉइंट का क्या नाम है? केप ऑफ गुड होप्स। तो ये बंदा आया तो उधर से, आ रहा है इधर से, आ रहा है इधर से, लेकिन आया और यहीं पे मिला और यहां से फिर ये बंदा वापस लौट गया। ठीक है, अगर पहला पुर्तगाली आपसे बोले, पुर्तगाली जो भारत की ओर आया बट वो अनसक्सेसफुल रह गया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो भारत कंप्लीटली पहुंच नहीं पाया, भारत की तरफ आया तो लेकिन पहुंच नहीं पाया, तो उसका नाम है बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, भारत आपका है ना यहाँ पे श्रीलंका मान लो, भारत इस जगह पे है, तो यही आपको ध्यान रखना है। पहला पुर्तगाली भारत की तरफ आया तो लेकिन अनसक्सेसफुल, और ये आया था करीब आपका कब आया था? मैंने बताया आपको 1487 में। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे इसी को 1488 लिखा रहता है, तो अगर दोनों रहे तो आप ध्यान देना 1487 ज्यादा सही है, और नहीं है 1488 है तो 1488 भी आप टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज अगर आपसे बोले कि सेकंड यूरोपियन, अब देखो सेकंड यूरोपियन या फिर पोर्टुगीज, ठीक है, या फिर पोर्टुगीज, मतलब दूसरा यूरोपियन बोले या फिर पुर्तगाली बोले, वो आपका कौन होगा? ये आपका होगा, इनका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, जो कि आपको मालूम है कब आए थे? तो वास्को डिगामा आया था यहाँ पे 1498 में। ठीक है, तो सेकंड यूरोपियन और पुर्तगाली बोले, और इसी को ये इस तरीके से बोल सकता है, फर्स्ट यूरोपियन और पोर्टुगीज हु सक्सेसफुली केम टू इंडिया। ठीक है, अगर सक्सेसफुली का बात करें तो उस केस में ये पहला होगा, पहला यूरोपियन यात्री, पहला सफल यूरोपियन यात्री जो भारत पहुंचने में सफल था या भारत पहुंचा, तो उसका नाम होगा वास्को डिगामा। उसका क्या नाम होगा? वास्को डिगामा 1498 में। लेकिन अगर क्वेश्चन करता है कि पहला यात्री जो भारत के तरफ आया, तो आप उस केस में बार्थोलोम्यू डियाज मारेंगे, जो भी मैंने बताया। दूसरा यात्री जो भारत की तरफ आया, वास्को डिगामा, लेकिन वास्को डिगामा पहला सफल यूरोपियन जो भारत पहुंचा, या पहला सफल पुर्तगाली जो भारत पहुंचा, वास्को डिगामा। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। ये आया था कब? तो ये आया था करीब 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 के करीब ये आया था, और कितना दिन इसको लगा था? तो इसको 90 डेज लगे थे, 90 डेज ऑफ वॉयज, वॉयज कहो या फिर बोलो समुद्र यात्रा, समुद्र यात्रा। ठीक है, वॉयज का मतलब होता है समुद्र यात्रा। तो 90 दिनों का समुद्र यात्रा करके ये भारत आपका पहुंचा था। और भारत में किस जगह पे पहुंचा था? तो आप बोलोगे भारत में पहुंचा था ये कैलीकट में। ठीक है, कहां पहुंचा था? कैलीकट इन केरला। स्टेट पूछे तो केरला बताना है, जगह पूछे तो कैलीकट बताना है, और इसी कैलीकट का अभी नाम आपका कोझिकोडे है। ठीक है, इसका नाम है कोझिकोड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले इसका नाम कैलीकट था और अभी इसका नाम कोझिकोड या कोड़ीकोड इसको बोलता है। वो उन लोग का थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होता है हम लोग से, तो जो भी हो ये आपका नाम है, ये अभी का नाम, नाउ रिसेंट नेम। तो आपको याद रखना है कि वास्को डी गामा कब आया था? 20 में 1498 को 90 दिन का समुद्र यात्रा करके आया था। कहाँ आया था? तो भारत में केरला में आया था, केरला के कैलीकट में आया था, और उसका नाम आज के डेट में आपका कोझिकोडे है। ठीक है, कोझिकोडे है। उसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ था?
तो इसमें इसका स्वागत किसने किया था? तो कैलिकट के किंग थे जमोरीन। तो जमोरीन ने इनका वेलकम किया था। जमोरीन वेलकम्ड हिम। ठीक है, तो जमोरीन थे आपके कैलिकट। कैलिकट जो है केरला में, कैलिकट के वो थे किंग, राजा थे। ठीक है, इन्होंने इनका वेलकम किया। और ये भारत किसके सहायता से पहुंचा था? ये भारत किसके सहायता से पहुंचा था? तो इसका हेल्प किसने किया था? हेल्प्ड बाई, ठीक है, इसका मदद किया था अरब ट्रेवलर। इसका मदद किया था एक अरब यात्री ने, अरब ट्रेवलर। और जिसका नाम क्या था? एक अरब यात्री ने इसका मदद किया, और उस अरब यात्री का नाम था आपका अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद, ये आपको याद रखना। ठीक है, जमोरीन ने इनका वेलकम। अब क्या है, दो चीजें आपको मैंने बताया कि जब ये कैलिकट पहुंचे तो इनका स्वागत किन्होंने किया? इनका स्वागत जमोरीन ने किया। और ये जमोरीन कौन था? तो जमोरीन कैलिकट का राजा था, किंग था वहां का। और दूसरा चीज है कि इसका हेल्प किसने किया भारत पहुंचने में? जैसे आपका आया तो बार्थोलोम्यू डियाज भी, लेकिन बेचारा लौट गया, उसको नहीं पता चला होगा रास्ता, समझ में नहीं आया होगा। वो साउथ अफ्रीका का जो लास्ट पॉइंट है वहां तक आया, क्योंकि उसके देखो यहाँ पे मैंने मैप अभी आपका बनाया है, मैप बनाया है, तो इसमें आपको मैंने दिखाया है कि अगर कोई इस साइड से आएगा, इधर से कोई आएगा, तो उसको क्या दिखेगा? यहाँ पे साउथ अफ्रीका बड़ा सा दिखेगा। साउथ अफ्रीका के नीचे से होगा तब ना यहाँ पे भारत आएगा। तो बेचारा यहाँ तक आया, यहीं से लौट गया, यहाँ से वापस हो गया, नहीं आ पाया पूरा। ठीक है, इसको क्रॉस करता तो भारत आ जाता, लेकिन नहीं आ पाया। ठीक है, और इसका ये भी कैसे आया? तो ये आया आपका एक अरब यात्री था, अरब यात्री अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद के सहायता से ये भारत में पहुंच पाया। ओके, आई होप कि यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे आगे का जो भी चीज है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपको ध्यान एक चीज का क्या रखना है कि चाहे तो आपसे फर्स्ट पोर्ट यात्री पूछे, पहला यूरोपियन पूछे या दूसरा यूरोपियन पूछे, ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या कि चाहे तो आपसे फर्स्ट यूरोपियन पूछे या फिर सेकेंड यूरोपियन पूछे, दोनों के दोनों आपका पोर्टुगीज ही होगा। दोनों के दोनों आपका पोर्टुगीज ही होगा, आपका पुर्तगाली ही होगा। ठीक है, अब फर्स्ट में क्या मैंने बताया था? फर्स्ट में अगर बोले कि भारत के तरफ आया बट पहुंच नहीं पाया, तो वो होगा आपका बार्थोलोम्यू डियाज। पहला पुर्तगाली यात्री जो भारत की तरफ आया लिखा है, पहुंचा नहीं लिखा है, तभी बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, लेकिन अगर बोल दे पहला यूरोपियन या पुर्तगाली, अब पहला यूरोपियन पुर्तगाली बोले या यूरोपियन बोले, दोनों सेम ही होगा। अब या पूछ दे आपसे पहला यूरोपियन या फिर पुर्तगाली जो भारत पहुंच गया, दैट इज वास्को डी गामा। सेकेंड यूरोपियन या पुर्तगाली जो भारत की ओर आया, तो आपका वास्को डी गामा। अब कब आया था? 20 मई को। और कहाँ आया था? कालीकट में, केरला में। ठीक है, कालीकट का आज के नाम में कोझिकोड है। तो इस तरीके से आपको इतना मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन मिलेगा मेरे को तभी मैं आगे आप लोगों के लिए भी अच्छे से काम कर पाऊंगा। आप लोग मोटिवेट नहीं करते हो, जिस कारण से फिर दिक्कत होता है, और फिर मेरा भी मन नहीं करता है लेने का क्लास। ठीक है, हालांकि आप लोग के मतलब साथ देने के कारण ही मेरा अभी 1K कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेकिन अब देखो 1K हो गया, 1K के बाद रुक गया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1K के आप 100K कराओ, उसको जल्दी से आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, और जितना ज्यादा हो सके इसको बढ़ाओ। 1K से चलो नेक्स्ट टारगेट रखते हैं हम लोग 5K का। 5K तक पहुंचाओ जल्दी से, 5K तक पहुंचाइए जल्दी से, फिर मैं और अच्छा सेटअप ले पाऊंगा और अच्छा आपके लिए कर पाऊंगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप मेरा मदद करोगे उतना ज्यादा मैं आपको मदद कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।